Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new topic that is Pythagoras theorem. ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है. लेट्स टेक अ ब्रीफ अबाउट इट. तो पाइथागोरस सबसे पहले लगता है राइट एंगल ट्राइंगल पे. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं अपन ऐसे. ठीक है, तो दिस विल बी अ राइट एंगल वर्टेक्स ओवर हियर एंड लेट अस मार्क इट एज ABC. तो जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर. राइट, अब हमें ये समझने की जरूरत है कि पी बी एच क्या होता है. पी इज परपेंडिकुलर. राइट, पी इज परपेंडिकुलर. तो पी ये मान लेते हैं पी इज परपेंडिकुलर. ठीक है, स्टैंडर्ड में परपेंडिकुलर इसको ही मानते हैं. दिस इज बेस, बी सी इज बेस, दिस इज डिनोटेड एज बी, दिस इज बेस एंड देन दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होगी दैट विल बी आर हाइपोटेनस. आप इसको बी मान लो, इसको पी मान लो, उससे अभी कोई फर्क पड़ेगा नहीं अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे तो. बस हमें हाइपोटेनस सही में समझ में आना चाहिए. तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है. सो दिस इज व्हाट हाइपोटेनस. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड. ये क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट साइड है किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की. तो जो पाइथागोरस है दैट सेज दैट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. पी स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर पी, then b that is base, p is over here, this perpendicular AB, this length is p, this length is b. All right, so we'll consider AB as perpendicular, BC as base. So p square plus b square is equal to h square. All right, so this is Pythagoras theorem and this is the basic one that we are studying from like 6th or 7th class, right? So I hope this point is clear to you. Then let us move to some other properties of Pythagoras theorem that will be very helpful for us in pre-RMO questions, right? So first is in a right triangle. In a right triangle, the line segment joining the midpoints of the hypotenuse to the opposite vertex is half of the hypotenuse, and this is really important theorem for us. ठीक है ना, this makes our question really very easy. तो इसको समझते हैं पहले एंड देन वील डू द क्वेश्चन कि इसको अप्लाई कैसे करना है. राइट, तो ये कहता क्या है, देखो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं हम. ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी. दिस इज ए बी एंड सी. सो what does this theorem says that the line segment joining the midpoint of the hypotenuse to the opposite vertex. तो अगर मैं hypotenuse की midpoint से, this is a midpoint, let us suppose this is a midpoint. all right, this is a midpoint, let us mark it as M. all right, तो ये क्या होगा, इसको अगर मैं अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करूँ तो इस हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस इज अपोजिट टू 90 डिग्री, तो दिस इज हाइपोटेनस, इसका मिड पॉइंट. तो अगर इसकी मिड पॉइंट तो ये दोनों इक्वल होंगे, ए एम इक्वल टू एम सी होगा. और इसके मिड पॉइंट से अगर मैं अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करती हूँ, इसके मिड पॉइंट से मैं अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करती हूँ ऐसे. ठीक है, तो ये जो बी एम होगा तो ये कहता है इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. मतलब कि देखो अगर मैं हाइपोटेनस को ए मान रही हूँ और मैंने इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये भी a/2 होगा, ये भी a/2 होगा क्योंकि मिड पॉइंट है. और ये जो बी एम है ना, दिस बी एम, दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ हाइपोटेनस, दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ हाइपोटेनस. मतलब ये ए है तो ये भी अगेन a/2 ही होगा. ठीक है ना, दिस इज अगेन a/2. मतलब कि अगर आप हाइपोटेनस पे कोई मिड पॉइंट लेते हैं और मिड पॉइंट्स को अपोजिट वर्टेक्स से कनेक्ट करते हैं तो ये तीनों लाइनें बराबर होंगी, 1, 2 और 3. मतलब कि बी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू एम सी होगा. ठीक है ना, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. ऑलराइट, तो आई होप ये अभी तक क्लियर हुई होगी. इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं अपन, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये हमारे लिए. ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी से ही आता है हमारा ये प्रूफ. तो देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, ए बी सी. ऑलराइट, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ओवर हियर. ठीक है, इसको बी को राइट एंगल मान लेते हैं. अब है ना, हमें क्या करना है, ये एम को मिड पॉइंट मानना है. मैंने मान दिया कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक एम ले रहे हैं. ठीक है ना, दिस इज एम और ये मिड पॉइंट है. ठीक है ना, तो इट इज़ गिवन दैट एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ, गिवन है ये एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC.
एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर एम मिड पॉइंट है ए सी का तो मतलब कि ए एम इक्वल टू एम सी होगा, ए एम इक्वल टू एम सी होगा। तो इसको अगर मैं वर्टेक्स को ज्वाइन करती हूँ तो मुझे ये प्रूव करना है, इस वर्टेक्स को मैंने ज्वाइन कर दिया बी एम को, तो व्हाट आई हैव टू प्रूव इज, लेट अस राइट टू प्रूव ओवर हियर, ठीक है ना। तो टू प्रूव क्या करना है हमें कि जो हमारा बी एम है दैट इज हाफ ऑफ ए सी बाई टू, और वी कैन से दैट ए एम इक्वल टू एम सी, ठीक है, दोनों बराबर ही बातें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो ये मिड पॉइंट तो है ही ना, मतलब ये दोनों तो बराबर ही हैं, ये तो बराबर ही हैं। अब देखो एक है ना, एक बहुत बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है जो हमें आगे भी ज्योमेट्री में काम आने वाली चीज़ है कि देखो अभी मुझे बी एम को अगर इक्वल करना है तो मैं कॉन्ग्रेंट से क्या मैं कर पाऊंगी। देखो इसको मैं थोड़ी देर के लिए चलो सी मान लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए सी मान लेते हैं ना, बाद में अपन अब भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ए है, ये बी है। अभी अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल करना है, इस वाली साइड को, ये बी एम और एम सी एम ए को इक्वल करना है, तो क्या मैं कॉन्ग्रेंसी से कर पाऊंगी क्या। तो देखो ये थीटा मान भी लिया मैंने, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा 90 है, तो 90 में से इसको थीटा मारे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हमें परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, सही बात है। तो फिर ये दोनों एंगल का मेरे को रूल पता नहीं है, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को किसी भी कंडीशन में अभी तो कॉन्ग्रेंट कर नहीं पाऊंगी, है ना। तो अभी अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि मैं बिना कंस्ट्रक्शन के इसको पर प्रूफ कर सकती हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी अभी, है ना। तो मतलब कंस्ट्रक्शन इज़ रिक्वायर्ड। अभी बेसिक इससे अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो नहीं बन पाएगा ये, तो है ना, अभी तो नहीं हो पाएगा। तो अब जो बेसिक कंस्ट्रक्शन जो हमें सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि देखो जब भी कोई मिड पॉइंट हो, समझना, पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेना कि अगर हमें ये दे रखा है कि एक कोई मिड पॉइंट है, जैसे ये रहा, ठीक है ना, एक मीडियन दे रखा है हमें ए बी सी, और यहाँ पे ई, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ अ मीडियन, ठीक है ना। जब भी हमें मीडियन दे रखा है, मीडियन का मतलब क्या होता है, दो साइड्स इक्वल, तो ये दोनों इक्वल। तो एक बहुत बेसिक सा हमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हमें लगाना पड़ेगा कि अगर ए डी मीडियन है तो ए डी को उतना ही एक्सटेंड कर दो, ए डी जितना ही एक्सटेंड कर दो डी ई से, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। तो उससे क्या होगा, एक बेनिफिट ये हो जाता है कि ये जो अपोजिट ट्राइंगल्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये ट्राइंगल अपने आप ही कॉन्ग्रेंट आ जाता है, ये ट्राइंगल हमने अभी कॉन्ग्रेंट आ जाता है, एंड दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है ना। दिस बिकम्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ से ये वाली साइड इसके बराबर है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से किया, ये वाली साइड इसके बराबर है, साइड एंगल साइड से दिस कोण भी कॉन्ग्रेंट, तो हम इससे ये वाली साइड्स इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल बोल सकते हैं। बट ये कंस्ट्रक्शन बहुत बेसिक सा है, ये काम भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो अब इस पे बात करते हैं कि क्या मैं इस पर ये कंस्ट्रक्शन लगा सकती हूँ क्या। तो इसको अभी हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। लेट अस रिमूव दिस पार्ट ओवर हियर, इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे यहाँ से दिखा कि जो बी एम है वो भी तो मेरा मीडियन ही है, नहीं, बी एम इज़ ऑल्सो अ मीडियन। तो अगर बी एम मीडियन है और मुझे बेसिक कंस्ट्रक्शन जो याद आता है दैट इज़ व्हाट, कि मैं बी एम को बी एम जितना ही एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प हो जाएगी, तो मैं बी एम को बी एम जितना ही यहाँ से एक्सटेंड कर देती हूँ, मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों साइड्स क्या हैं, बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं एक छोटा सा, कि क्योंकि मेरे को मीडियन दिख गया, अब आपको मीडियन दिख जाए तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। हर क्वेश्चन में लगे ज़रूरी नहीं है, बट हाँ दिस विल मेक योर क्वेश्चंस वेरी इजी जहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन ईजी कर देता है हमारा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक्सटेंड बी एम टू, लेट अस मार्क इट एज ई, तो बी एम टू ई, बी एम टू ई such that bm इक्वल टू एम ई, bm इक्वल टू एम ई, ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो मैंने आपको कहा था जो अपोजिट ट्राइंगल होंगे इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, देखो इन ट्राइंगल ए बी एम भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए एम बी एंड इन ट्राइंगल, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल कौन सा दे लेते हैं, दूसरा
इसका अपोजिट वाला, जो अपोजिट ट्राइंगल्स होते हैं दैट बिकम्स वेरी इजी टू व्हाट, टू कॉन्ग्रेंट देम, राइट। तो CME हो जाएगा, तो ट्राइंगल CME हो जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं हम कॉन्ग्रेंट करने के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें से ये हो जाएगा कि AM इज इक्वल टू MC हो जाएगा, दैट इज गिवन टू अस क्योंकि M मिड पॉइंट है, ठीक है ना। BM इक्वल टू ME हो जाएगा, BM इक्वल टू ME हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन हो जाएगी ये चीज़ हमारे पास। और फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। इसको मैं मार्क कर देती हूँ एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, सही है कि नहीं है ना। अब नेमिंग ऐसे क्राइटेरिया पे जानेंगे तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो SAS क्राइटेरिया से बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABM, सिंगल से डबल चलाते हैं ना, इसको डबल डबल मार्क कर लेते हैं। चलो ये भी डबल और ये भी डबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल एक मार्क कर रखा है, ठीक है ना। या तो अपन इसको रब कर देते हैं या फिर डबल चलने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। चले तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, तो सिंगल से डबल चलाना है तो AMB, तो ट्राइंगल AMB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ से सिंगल से डबल चलाएंगे तो CME, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए हैं तो बाय CPCT कुछ इक्वल भी तो बोल सकते हैं हम। तो इक्वल बोलने के लिए ये दो साइड तो इक्वल थी, तीसरी साइड भी इक्वल बोल देते हैं, तो ये AB इक्वल टू EC हो जाएगा, AB इक्वल टू EC, चेक करो, फर्स्ट थर्ड बिल्कुल हो जाएगा, है ना। और एक और चीज़ कौन सी इक्वल कर सकते हैं अपन, ये दोनों एंगल इक्वल कर सकते हैं क्या, इसको मैं रब कर देती हूँ कुछ देर के लिए, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्यों, एंगल A और एंगल C, इसका एंगल A और इसका एंगल C, सही है। BAM एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल लेट अस से MCE, ठीक है ना। ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, और इसको मैं सिंगल मार्क कर देती हूँ, इसको भी मैं सिंगल मार्क ही कर देती हूँ, सही है ना, सिंगल चल भी रहा है, कोई इशू वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल किससे हो गए, बाय CPCT। अगर मैंने बाय CPCT इक्वल बोल दिए तो अब ये दोनों इक्वल आ गए और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, है ना। तो इससे क्या मैं ये देखो ये दोनों एंगल जो इक्वल हुए, क्या मैं ये Z बना बोलते हुए बोल सकती हूँ कि क्या ये Z बना रहे हैं, ये जो दो इक्वल एंगल है क्या ये Z बना रहे हैं। अगर ये Z बना है तो Z कौन बनाता है, अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये दोनों इक्वल आए मतलब ये दोनों अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है, इज इट अ अल्टरनेट एंगल और नॉट। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो चुके हैं, अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर ये Z बना रहे हैं और ये इक्वल है तो क्या ये बोल सकती हूँ कि AB पैरेलल टू CE होगा। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि देयरफॉर AB पैरेलल टू CE, सही है कि नहीं है। अगर ये दोनों पैरेलल भी हो सकती हैं और ये दोनों इक्वल भी हो गई, सही है। अब दूसरी बात ये कि अगर पैरेलल प्रूफ किया तो इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी लगा लूँ। तो जैसे ये Z तो हो ही गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है Z की, तो ठीक है। और एक और चीज़ अगर मैं चाहे ये करूँ तो ये देखो ये C बना रहे हैं दोनों, ये दोनों C बना रहे हैं, है ना। अगर ये C बना रहे हैं मतलब ये कौन से दो एंगल इक्वल हो गए, कौन से दो कॉन्ग्रेंट हो गए। एक मिनट में दिखा भी देती हूँ, ये दोनों देखो ये Z दिख रहा है, एक बार मैं दिखाती हूँ ये कलर चेंज करके, क्या ये Z दिख रहा है, ये C दिख रहा है आपको, B और C का। तो अगर ये दोनों C बना है तो मतलब एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। एंगल B प्लस एंगल C, क्यों, को इंटीरियर C बना रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो को इंटीरियर में ये दोनों सम 180, एंगल भी 90 ही है, तो एंगल C इक्वल टू 180, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो एंगल C भी 90 आ जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ जो इक्वल करते जा रही हूँ उसके प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करते हुए जा रही हूँ, तो एंगल C और एंगल B दोनों ही 90 हो गए, ठीक है ना। अब बड़े अब ये दो छोटे ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ऐसा कोई बड़ा सा ट्रायंगल ढूंढो, क्योंकि अभी भी मैं BM और ME इक्वल नहीं BM इक्वल टू AM और MC नहीं बोल सकती, राइट। अभी भी मैं बहुत दूर हूँ इस चीज़ से लेके, पर मैंने ये दो छोटे ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रेंट कर दिया और इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें इक्वल भी कर दी, राइट, पैरेलल भी कर दी, इक्वल भी कर दी। तो अब जब दो छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो अब
उससे कुछ इक्वल आके बड़ा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने की सोचा करें, ठीक है। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल उठाते हैं, पहले तो बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट ही नहीं हो रहे थे, अब तो शायद हो भी जाए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ले लेते हैं EBC, इन ट्रायंगल EBC, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं हम। अगर ये दोनों ट्रायंगल ले लिए तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे? तो देखो मेरे को ये दिख रहा है ये 90, ये भी 90, तो एंगल B और एंगल C को तो मैं अभी 90 करके ही लिखा ही मैंने अभी जस्ट। और दूसरा, इन दोनों में ये जो BC है ये कॉमन दिख रही है आपको, तो BC इक्वल टू BC कॉमन, BC इज इक्वल टू BC कॉमन हो गया, ठीक है। और थर्ड चीज़ हमने ये प्रूव किया है कि AB इक्वल टू EC है, तो AB इक्वल टू EC अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया है हमने, तो AB इज इक्वल टू EC प्रूव्ड, ठीक है ना, ये भी प्रूव किया है। तो अब कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? साइड एंगल साइड। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? साइड एंगल साइड। तो एस क्राइटेरिया से क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ECB होगा, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ, है ना। लेट अस रिमूव दिस पार्ट ओवर हियर, ठीक है। लेट अस कीप इट ओवर हियर अगेन, ठीक है। तो अब अगर ये चीज़ हो चुकी है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं कि ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ECB, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि AC इक्वल टू BE होगा बाई CPCT। एक बार चेक कर लें, ठीक है ना, AC इक्वल टू BE होगा, एक बार चेक कर लें, फर्स्ट थर्ड, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा गेस। तो AC इक्वल टू BE है, तो मैं अब इसको डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ, इस चीज़ को, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है ना। तो इसको डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ। ये सारा का सारा ये वापस से बना दिया मैंने ABC, ठीक है ना, और मैं बोल रही हूँ ये रहा E। अब मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि दोनों तो इक्वल हैं और ये दोनों तो इक्वल थे ही। अब मैंने ये प्रूव कर दिया AC और BE इक्वल है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि AC A है तो BE भी A ही होगा, और अगर ये दोनों A है तो ये A/2 होगा, क्योंकि ये हाफ है तो ये A/2 हो जाएगा, सही है। अगर ये A/2, क्योंकि ये हाफ है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ना, तो ये A/2, तो ये भी A/2 होगा। और फिर अगर ये पूरा A है और ये मिड पॉइंट है तो ये भी A/2 और ये भी A/2। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये तीनों इक्वल आ गए, AM, MC और BM। तो AM, MC और BM ये तीनों ही A/2 के बराबर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें प्रूफ मिल गया, और एक बेसिक मेरे को आपको एक कंस्ट्रक्शन सिखाना था जो कि हमने यहाँ से सीख भी लिया, राइट। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। दूसरा क्या होता है? परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। परपेंडिकुलर बहुत बेसिक सी चीज़ है पर काम आने वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक चीज़ पढ़ी है हमने, परपेंडिकुलर इज द shortest distance from a point on a line, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है? एक पॉइंट से आप कितनी भी लाइनें डाल दो, जैसे ये O पॉइंट लिया, इस लाइन पे कितनी भी लाइनें डाल दो, ये एक परपेंडिकुलर डाला और कितनी भी लाइनें डाल दो, परपेंडिकुलर क्या होगा? जैसे OM, ON, OP, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो OM विल बी द शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, ये शॉर्टेस्ट ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट से आप कितने भी लाइनें डाल दो, जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी द शॉर्टेस्ट, राइट। अब इसको प्रूव करने का एक देख लेते हैं, एक रेफरेंस मान लेते हैं O, दिस इज O, दिस इज M। अगर मैं यहाँ से एक N ले लेती हूँ तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा होगा। अच्छा, एक राइट एंगल, ये एक ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है ना। अगर ये ट्राइंगल है तो ये थीटा और ये इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा, तो आप ये मानते हो कि जो थीटा होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल सम ही 180 के बराबर होता है ना बच्चा। अगर टोटल सम ही 180 के बराबर है तो आप ये मान के चलो कि एंगल O प्लस एंगल N इक्वल प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा,
तो एंगल O प्लस एंगल N ही अगर मेरा इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर है तो कहीं ना कहीं जो मेरा ये वाला जो एंगल है थीटा, एंगल O की जगह तो एंगल O रहने देते हैं, ये थीटा, इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। तो ये थीटा है, ये दिस थीटा, इन दोनों का सम ही अगर इन दोनों का सम 90 के बराबर है तो एंगल O कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी ले लें, तो थीटा कहीं ना कहीं 90 डिग्री से छोटा होगा। थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा तो हमने इनइक्वालिटी में पढ़ चुके हैं कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज द लॉन्गेस्ट, है ना। तो अगर 90 डिग्री बढ़ा है तो इसका अपोजिट एंगल भी, अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड अगर यहाँ से बैठ के देखें तो ON है, और ON और इधर थीटा के अपोजिट OM, तो OM हमेशा क्या होगी, शॉर्टेस्ट ही निकलेगी, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा प्रूफ था अपने पास में, ठीक है। और एक और चीज़ आ जाती है, एक और चीज़ आ जाती है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करा, ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ करा, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ B से P तक, तो मैं P की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकते हैं वो समझने की ज़रूरत है। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो कभी परपेंडिकुलर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में। तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने हाइपोटेनस पे डाला है यहाँ से, तो ये परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, P कैसे निकलेगा, है ना। मेनली बात ये है कि या तो परपेंडिकुलर बोल लो या P बोल लो, या तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, P कैसे निकलेगा। तो इसका बेसिक तरीका क्या है कि देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया तो निकाल सकते हैं ना। इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, तो एक बार एरिया का ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मैं निकाल सकती हूँ हाफ बेस इंटू हाइट से, हाफ A इंटू B से, सही बात है कि नहीं है। और दूसरी बार एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे भी तो निकाल सकती हूँ कि हाफ बेस को AC मान लिया और P को परपेंडिकुलर मान लिया, तो क्या हाफ P इंटू C नहीं लगा सकती, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, हाफ बेस इंटू हाइट के बराबर होता है कि नहीं होता, हाफ बेस इंटू हाइट के, ठीक है ना, होता है। तो मैंने एक बार हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकाल लिया, हाफ सॉरी बेस इंटू हाइट A इंटू B कर लिया, और दूसरी बार एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल लिया, हाफ P इंटू C कर लिया, सही है। दोनों तरीके से निकाल सकती हूँ। अच्छा निकाला तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ना, तो अगर इससे 60 आया है तो इससे भी 60 आया होगा, सही है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि दोनों जो एरिया है ये इक्वल है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि दोनों एंगल एरिया इक्वल है, क्योंकि एक ही तो ट्राइंगल का एरिया है ना। आप फॉर्मूला चेंज कर दोगे तो ट्राइंगल का एरिया थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वो तो जो है वो है, ठीक है। तो इससे मैं ये बोल सकती हूँ कि हाफ A इंटू B इज इक्वल टू हाफ P इंटू C हो जाएगा। तो हाफ से हाफ कैंसिल, और ये C मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में, तो A इंटू B अपॉन C इज इक्वल टू P आ जाएगा। हाफ A इंटू B इक्वल टू A इंटू B अपॉन C इक्वल टू P। अगर ये फॉर्मूला याद आ जाता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं रह जाता तो ये कंसेप्ट तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर P निकालना है तो दो बार एरिया निकाल लो ट्राइंगल के, एक तो हाफ A इंटू B करके और दूसरा हाफ इंटू P इंटू C करके, दोनों को इक्वल कर दो तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, A इंटू B अपॉन C इक्वल टू P। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ तक आपके थ्योरम्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस पे। राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, एक बार आप डायग्राम बनाने की ट्राई करिएगा, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और AB इक्वल टू 20 एंड BC इक्वल टू 21 है, ठीक है। इंक्लूडिंग AB एंड BC हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, अच्छा AB एंड BC इंक्लूडेड है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट विद इंटीजर लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस AC। ओके, हाइपोटेनस AC है तो ये B हो गया, अगर ये AC हाइपोटेनस है तो ये मेरा 90 डिग्री होगा, सही बात है। अब ये क्या कह रहा है कि आप ये मानो कि मैंने हाइपोटेनस पे दो लाइन सेगमेंट तो ड्रॉ कर ही दी ना, एक तो 20 और एक 21, और ऐसे कितनी में इंटीजर लेंथ की, इंटीजर लेंथ मतलब क्या होता है, लेंथ क्या होनी चाहिए, इंटीजर मतलब कि इंटीजर में भी नेगेटिव तो हो नहीं पाएगी, तो 1, एक तो 1 ले लेते हैं, है ना, 1 2 3 ऐसे चलाते हुए जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ लेंथ होनी चाहिए, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स B। अच्छा B से कितनी लाइन सेगमेंट मैं यहाँ से हाइपोटेनस पे ड्रॉ कर सकती हूँ, पर लेंथ पर क्या होनी चाहिए, लेंथ इंटीजर होनी चाहिए, लेंथ शुड बी इंटीजर, ठीक है। अब देखो ज़्यादा नहीं तो इसको तो हटाते हैं, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि इस वर्टेक्स से मुझे AC पे
लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है तो मुझे पर वो याद रखना है कि जो लाइन सेगमेंट है वो इंटीजर लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे और कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी। तो अब बात ये आती है कि मुझे इतना तो नहीं पता कि कैसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं या कैसे कर सकते हैं, बट मुझे ये चीज़ पता है कि मैं बी से एक परपेंडिकुलर डालूं, बी से एक परपेंडिकुलर डालूं पी, तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ में ज़रूर निकाल सकती हूँ। इसको मैं ना चेंज कर लेती हूँ, नाम को बी डी मान लेते हैं, है ना। इस परपेंडिकुलर की लेंथ में ज़रूर निकाल सकती हूँ, राइट, है ना, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। तो अब ए सी निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो ए सी निकालते हैं, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम तो लगाओ, क्योंकि राइट आपको तीनों साइड तो पता होनी चाहिए ना। तो पी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये लगाया मैंने। तो ए सी स्क्वायर पता नहीं है, ए बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर विल बी 21 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400 और ये कितना आ गया 441, तो कितना आ जाएगा 841, एंड 841 इज द स्क्वायर ऑफ 29। तो ए सी की वैल्यू 29 आ गई कि नहीं आई, ए सी की वैल्यू 29 आ गई, ठीक है। ए सी की वैल्यू 29 आ गई, तो मेरे को पी निकालना आता है, हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा है कि पी कैसे निकलता है, ठीक है ना। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो पी की वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा, ए इंटू बी अपॉन सी। अगर याद रह जाए बढ़िया है, नहीं रहता तो आप यही फॉर्मूला, यही कंसेप्ट इस पर वापस से लगा दें, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो पी की वैल्यू होती है, पी की वैल्यू ए इंटू बी अपॉन में सी होती है, और मेरे पास में ए बी सी तीनों है, ये ए होता है, ये बी, और इसको सी मानते हैं, है ना, दिस इज सी, ठीक है। तो सी इक्वल टू 29 है, सी इक्वल टू मेरा 29 है, और इधर से 21 बी के बराबर है, और ए इक्वल टू 20 है, ठीक है ना, ए इक्वल टू 20 है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू डाल देते हैं। तो पी ए किसके बराबर है 20 के, बी किसके बराबर है 21 के, और सी किसके बराबर है 29 के, ठीक है। तो 20 इंटू 21 कितना हो जाएगा 420 अपॉन में 29, 420 अपॉन में 29, राइट, यही होगा। और अगर अपन 420 अपॉन में 29 करते हैं, ठीक है, तो इसका अगर अपन डिवाइड करके देखें तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 420 अपॉन 29, तो 29 वन ज़ा 29, कितना आ जाएगा हमारा, 12 में से 9 गया 3, 3 में से 1 गया 130, एक बार 4 से कर लेते हैं। तो 29 4 ज़ा 120, 120 में से 4 गया तो इट विल बी 116, सही है। 29 इंटू 4 116 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 में से 16 गया तो दैट विल बी 14, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 140, है ना, और ये 130 तक 116 है, तो 29 इंटू 5 इज वॉट, 29 इंटू 5 विल बी 145, तो इट विल बी समवॉट अराउंड 144 या 144.4 या 144.5, है ना। तो पी की वैल्यू आपकी 14 अप्रॉक्स 5 आ जाएगी, है ना, अप्रॉक्स वैल्यू 14.5 आ जाएगी, सही है क्या। तो मुझे परपेंडिकुलर की लेंथ मिल गई, परपेंडिकुलर की लेंथ इज व्हाट 14.5, है ना, अप्रॉक्स, और मुझे चाहिए भी अप्रॉक्स ही, सही है, क्योंकि मेरे को तो इंटीजर लेंथ चाहिए ना, तो 14.5 का तो मेरा कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है ना। तो अब मुझे बात करनी है कि कितनी लाइन सेगमेंट में ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो इसको तो अपन यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, लेट अस डिलीट दिस पार्ट ओवर हियर, ठीक है। तो इसको हटा देंगे अपन, ये रब कर देते हैं, ठीक है, लेट अस रब दिस पार्ट ओवर हियर, ठीक है, ये तो हट गया। अब बात करते हैं कि मुझे ये चीज़ पता है कि अगर मैं इस पॉइंट से बी पॉइंट से इस पे अगर मैं कोई लाइन डालूंगी तो परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। अब मैं इसके लेफ्ट राइट में जो भी लाइन डालूंगी वो 14.5 से कहीं ना कहीं बड़ा ही होगा, राइट, क्योंकि किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं तो दैट इज द शॉर्टेस्ट, राइट, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं ना, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मैं इस पॉइंट से कहीं भी लाइन डालूंगी दैट विल बी क्या होगा 14.1 से बड़ा है, 14.5 से बड़ा ही होगा, सही है।
तो मेरा जो 14.5 है दैट इज़ शॉर्टेस्ट, दिस इज़ शॉर्टेस्ट। तो अब डालते हैं। तो मैं B से इसको मैं यहाँ से रब करके P की वैल्यू कहीं लिख देती हूँ, है ना। तो दिस विल बी व्हाट, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको P मान के इसको P इक्वल टू 14.5 यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अब मैं B से यहाँ पे भी लाइन डालूंगी, यहाँ लाइन डालूंगी तो 15 होगा, ये भी 15, ये भी 15, क्योंकि 14.5 से अगर मैं बड़ी इंटीजर वैल्यू लूँगी तो 15 ही होगी और इंटीजर पे ही चलना है मुझे। और फिर डालूंगी तो यहाँ पे 16 हो जाएगी नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे भी 16 हो जाएगी, फिर यहाँ 17 हो जाएगी तो यहाँ पे भी 17 हो जाएगी, यहाँ 18 हो जाएगी तो यहाँ पे भी 18 हो ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 19 होगी और यहाँ पे भी 19 होगी, ठीक है। पर यहाँ पे 20 तो है ही, अब आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, पर यहाँ पे तो बढ़ सकते हैं 20 तक, क्योंकि यहाँ पे तो 21 है ना, 20 यहाँ पे भी हो जाएगी क्योंकि 21 ये रहा। अब नंबर ऑफ आप लेंथ वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट गिन लो कितनी है, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है ना। क्यों, वापस से गिना देती हूँ, आप 14 गिन रहे होंगे जो कि गलत है, मैं वापस से गिना देती हूँ, 14 नहीं होगी 13 ही होगी। क्यों, वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि लेंथ इंटीजर होनी चाहिए। लेंथ इंटीजर है तो ये वाला काउंट करेंगे, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। एक तो ये लेंथ काउंट करेंगे, ये वाली, है ना, ये वाली लेंथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये वाली काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इंटीजर नहीं है। 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगी। तो कितने हो जाएंगी यहाँ पे, लेंथ कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, 13 लाइन सेगमेंट्स विल बी आवर आंसर। 13 लाइन सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन, 13 लाइन सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन। ऑलराइट, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा और ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्राइंगल ABC, अगेन पहले रुक जाएं, पॉज कर लें और आप एक बार डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई कर लें। इन अ ट्राइंगल ABC, तो एक ट्राइंगल है ABC, कुछ दे नहीं रखा तो आप एक्यूटी मान के चलें। तो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है ना। ये ट्राइंगल ABC है, लेट B बी द पॉइंट ऑफ BC, तो मिड पॉइंट है D, तो मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। एंगल ADB इज 45, एंगल ADB, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करती हूँ तो दिस विल बी 45, ठीक है ना, दिस गोना बी 45 एंड ACD 30 है, ओके, ACD 30 है तो दिस विल बी 30 डिग्री, ठीक है ना। तो BAD कितना होगा, तो BAD मतलब ये वाला, है ना, ये वाला कितना होगा, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए X मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एंगल BAD पूछा और मैंने मार्क कर दिया। अच्छा, फर्स्ट क्लास में अपन ने जो कंस्ट्रक्शन पढ़ा था कि अगर ये 45 ये 30 है तो पहले हम ये ट्राई कर लेते हैं कि बिना कंस्ट्रक्शन के कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं कि X निकल पाता है कि नहीं निकल पाता। ये 45 ये 30, तो एक्सटीरियर एंगल से ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और अब मैं क्या इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकती हूँ, कॉन्ग्रेंट करने के लिए ये दोनों एक साइड इक्वल हो जाएंगी, ये चलो कॉमन भी हो गया, तो तीसरा मुझे कुछ मिलेगा नहीं, राइट। तो अगर मैं इन कंस्ट्रक्शन नहीं करूँगी तो मेरा क्वेश्चन ये वाला आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो जो बेसिक कंस्ट्रक्शन जो हमने पहली क्लास में सीखा था दैट इज़ कि मुझे ये दिखा कि ये 15 है ना, तो मैं 30 को 15 बना सकती हूँ, कैसे, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके। अगर मैं यहाँ से इसको CE इज़ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ, कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने, कंस्ट्रक्शन कर दिया, CE इज़ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, राइट। अब ये 15 ये 15, तो इस वाले ट्रायंगल को इसमें वो मान लेते हैं, तो ये वाले ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल आ गए, 15 और 15, बहुत बढ़िया आ गए, दोनों एंगल इक्वल आ गए, तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी ये दोनों, ठीक है ना। तो इसको मैं डबल मार्क कर देती हूँ, ये दोनों इक्वल। अब इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या, हमें चेक कर लेते हैं एक बार। कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो रहे हो कभी, या फिर कुछ भी जो हमें समझ में आ रहा है, वो OA इक्वल टू OC हो गया इससे तो हमें, ठीक है ना, क्योंकि ये 15 तो ये भी 15 है ना, OA इक्वल टू OC और इधर 15 तो इधर भी 15, ठीक है।
और कोई अगर हम सोचें तो x प्लस 15 30 35, कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट भी नहीं हो रहा और कुछ इससे ज़्यादा हम निकाल भी नहीं पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो ये 15, ये 45, 15 15, इसको हद से ज़्यादा ये कर सकती हूँ कि 45, ये 15, तो ये वाला ये 45 है तो ये वाला 30 हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 15 प्लस 30 45 होता है ना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये बोल दिया। अच्छा ये 30 तो ये भी 30, इतना भी कर दिया, चलो ठीक है। इसके आगे ये वाला एंगल भी निकल जाएगा, चलो मेरा 150, ठीक है ना। ये वाला एंगल भी 150 निकल गया और ये 30 तो x प्लस 30 हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल से। और कोई तरीका और कुछ? और अब मैं अगर सम ऑफ एंगल लगाऊंगी भी सही, तो सम ऑफ एंगल लगाने के लिए भी ये x प्लस 15, ये 30, यहाँ से कुछ मानना पड़ेगा y, है ना। ये y, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर ये y मैं मान भी लूँ तो अगर मैं ये ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो x इन ट्राइंगल, एक बार ये चेक करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल ए एक्स है, बी वाई है और ये 45 है, तो इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई तो मेरा 135 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 135 हो गया, ठीक है ना। और फिर और कहीं कहाँ लगा सकती हूँ मैं, कौन से ट्राइंगल में लगा पाऊँगी? तो और कहीं मेरे को ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है कि इसके तीनों साइड एंगल्स पता है तो मैं लगा पाऊँगी। बट एक बार चेक कर लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी ई में भी लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल बी सी ई अगर ये ट्राइंगल में भी लगाएंगे हम तो 30 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 15 इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। तो x प्लस वाई, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री। पर x प्लस वाई 135, इधर भी x प्लस वाई 135, तो दोनों में से सेम जगह ही तो पहुंच गए हम, मतलब इसके आगे हम इससे पहुंच नहीं पा रहे, है ना। तो चलो ये कंस्ट्रक्शन तो हमारा फेल हो गया, राइट। अब इसको हटाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन तो हमारा फेल हो गया, चलो इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हमारा फेल हो गया है, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा रब कर देते हैं, इसको रब करा, ठीक है। इसको भी कर देते हैं, ठीक है। सबको इसको वापस से एक काम करते हैं, वापस से पूरा डायग्राम ही बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मतलब फर्स्ट कंस्ट्रक्शन तो किसी काम का हमारे लिए था नहीं, है ना। अच्छा कंस्ट्रक्शन है बट इसमें चला नहीं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा, उसके बिना चल नहीं रहा है क्वेश्चन। तो ए बी सी किया, ठीक है, और डी इज़ द मिड पॉइंट अगेन, तो डी को मिड पॉइंट मान लिया, मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे। और एंगल ए डी भी 45 है तो ये 45, ये 30, ये 15 हो ही जाएगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो इतना तो अपन कर ही देते हैं, ठीक है ना। और हमें निकालना है बी ए डी, तो इसको एक्स मान लिया, ठीक है। अब बात ये आती है कि मेरे को दिख गया मीडियन, ए डी इज़ अ मीडियन। और इससे पहले जब मैंने प्रूव किया था तब मैंने आपको बोला था कि जब भी मीडियन दिखे तो आप क्या करो कि मीडियन को मीडियन जितना एक्सटेंड कर दो, शायद ये वर्क कर जाए, है ना। बहुत अच्छा एक कंस्ट्रक्शन ये भी है हमारे लिए। तो मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। तो मैंने एक्सटेंड कंस्ट्रक्शन इस बार नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन किया कि चलो ये ए डी मीडियन है तो ए डी इक्वल टू डी ई जितना कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक्सटेंड ए डी इक्वल टू डी ई, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया, है ना। बेसिक कंस्ट्रक्शन है ये। और ई सी को ज्वाइन कर दिया, एंड ज्वाइन ई सी, ये भी कर देते हैं, है ना। अब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, क्या होगा हमारा ए डी बी। डबल से सिंगल चलाया ना मैंने, तो इधर भी डबल से सिंगल चला लेते हैं। तो ई डी सी होगा, ट्राइंगल ई डी सी होगा। क्यों? देखो ये वाली साइड इसकी इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसकी इक्वल हो गई, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 45 तो ये भी 45, है ना। तो साइड एंगल साइड से, तो ऐसे तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब बाई सी पी सी टी कुछ तो इक्वल आया होगा, तो बाई सी पी सी टी ये बोल सकती हूँ कि ई सी इक्वल टू ए बी आया होगा।
ई सी इक्वल टू ए बी आया होगा, है ना, बाई सी पी सी टी बोल सकती हूँ मैं। तो ई सी इक्वल टू ए बी, और एक और चीज़ ये बोल सकती हूँ कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, सही है। तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी हो जाएगा, सही है। बाई सी पी सी टी बोल रही हूँ दोनों चीज़ें मैं, बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया, एक्स एक्स ये 15। अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, इससे आगे कुछ अगर मैं निकाल भी लूँ तो ये 135 डिग्री हो जाएगा, है ना, लीनियर पेयर एंगल, दोनों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। और 15 30 ये वाला एंगल भी कहीं ना कहीं 135 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। और ये 135 तो ये 135 माइनस एक्स हो जाएगा। इस सारे एंगल निकाल भी लिए 135 माइनस एक्स, है ना। और इधर से भी निकाल सकती हूँ मैं, शायद ये वाला एंगल भी मैं निकाल लूँगी, एक्स तो ये भी 135 माइनस एक्स ही होगा, है ना, सम 180 लगा के। अगर मैं इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाती हूँ तो x प्लस 130 एक्स 135 प्लस 45 190 180 हो जाएगा, 180 में से ये गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x प्लस 30 प्लस 45 135 प्लस 45 180 180 एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 0 हो गया, मतलब इससे आगे मैं बढ़ूँगी नहीं, है ना। तो चलो ये भी नहीं चला, है ना, ये कंस्ट्रक्शन भी हमारा क्या हो गया, फेल हो गया, हटाओ इसको भी, ठीक है। तो दो बेसिक कंस्ट्रक्शन सीखे थे, दोनों ही नहीं वर्क करे इसमें तो, ठीक है। अब तीसरा कंस्ट्रक्शन एक और सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये दो कंस्ट्रक्शन सीखे थे, दोनों ही वर्क नहीं करे, तो अब तीसरा कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, राइट। अब तीसरा कंस्ट्रक्शन क्या है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है ना, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने ए बी सी, ठीक है। डी इज़ अ मिड पॉइंट, तो डी मिड पॉइंट है, तो ये रहा डी, इसको ए डी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये 45 डिग्री है ये वाला, ठीक है, दिस इज़ 45, दिस इज़ व्हाट 30 एंड दिस इज़ व्हाट 15 डिग्री, ठीक है ना। और हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, दिस इज़ एक्स, ठीक है। 45 30 ये रहा, ठीक है। अब मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, कोई फ़ायदा हुआ नहीं मेरे को एज सच, ठीक है ना। और मैंने मीडियन का भी एक्सटेंड कर लिया, कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर ओवर हियर। तो हम बी से इस बार एंगल बाइसेक्टर ना ड्रॉ करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, बी ई, जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्ट बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी। अब बना, देखो एंगल बाइसेक्टर चला नहीं, मीडियन चला नहीं, तो लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नाउ। तो बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये दिख रहा है कि देखो ये हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। अब मेरे को एक प्रॉपर्टी आती है परपेंडिकुलर से कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए बी सी परपेंडिकुलर के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब बी सी विल बी माई हाइपोटेन्यूस, है ना। बी सी मेरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और मेरे को हाइपोटेन्यूस के बीच का एक ये मिड पॉइंट भी मिल गया। अब मुझे पता है कि मिड पॉइंट से एक प्रॉपर्टी मुझे आती है कि अगर ये मिड पॉइंट है और मैं बी एम को ज्वाइन कर दूँ तो ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, राइट। तो बस वही कंस्ट्रक्शन हम अब करते हैं, ये प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है। तो हमें पता है बी सी इज़ अ हाइपोटेन्यूस, तो बी सी क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूस है, राइट। बी सी इज़ अ हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस है और डी मिड पॉइंट है। तो अगर मैं ये ड्रॉ करती हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ई डी को ज्वाइन कर दिया मैंने मीडियन को। मैं एक बार इसको बाहर निकाल के दिखाती हूँ आपको, और ऐसे सीधा बनाने की ट्राई करती हूँ, है ना, सीधा बना के दिखाने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्या करने चाह रही हूँ, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं। तो अब इसको अपन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। बी ई को मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है ना, बी को मैंने यहाँ ले लिया और सी को मैंने यहाँ ले लिया और डी मिड पॉइंट था, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल थे ना, बी सी में से ये डी तो इक्वल ही दे रखा है ना, और मैंने क्या किया, ई से डी पे ज्वाइन कर दिया। तो क्या ये दोनों तीनों इक्वल नहीं हो जाएंगे क्या, चेक करो। ये ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल के आपको दिखाई दिया, नीचे वाला बी ई सी वाला, सही है ना। तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगी, तो ये तीनों इक्वल हो गई। अगर ये तीनों इक्वल हो गई तो अब तो मज़ा आ गया, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मुझे कि ये देखो ये वाले ट्रायंगल में दो क्या है, दो साइड्स इक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल है,
तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसके अपोजिट अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है ना। और ये 90 है, दिस इज 90, तो 30 में से 90 में से 30 गया तो ये कितना जाएगा 60। बस आप फ्लो पे चलते रहो, ठीक है ना। ये 60 हो जाएगा। अब अगेन ये 60 हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, ये 30 ये 30 ये 60, ठीक है। अब ये मीडियन है ही। अच्छा अब मेरे को ये दिख गया कि इस वाले ट्रायंगल में देखो BED में, मैं दिखाती हूँ आपको BED में, ठीक है ना। बस आप फ्लो पे चलते रहो। तो BED जो जो इक्वल दे सकते हैं कर दो। तो BED में ये दोनों साइड इक्वल है, देखो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला एंगल 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। और दो एंगल 60 है तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 180 के, तो इसका भी तो सम 60 ही होगा, तभी तो इक्वलेटर ट्रायंगल में चलेगा, मतलब सम 180 है ना, सम 180 है कि नहीं है। तो यहाँ से ये पूरा भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर ये पूरा 60 हो गया, ये पूरा 60 हो गया तो ये वाला एंगल 15 नहीं आ जाएगा। इसको रब कर देते हैं, ठीक है ना। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और ये पूरा 60 हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि देखो इक्वलेट ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा क्योंकि सम 180 होता है। तो 60 + 60 120, 180 में से 60 गया तो 180, ठीक है। 120 में से 60 ऐड कर दिया तो 180, ठीक है। तो सम 180 आ गया और ये 60 में से 45 गया तो ये 15। अच्छा अब ये दिख गया कि ये वाले ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं। अगर ये वाला ट्रायंगल देखेंगे तो इस वाले ट्रायंगल में ये 15 तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल, तो इसके अपोजिट वाला साइड 15 है तो इसके अपोजिट वाले साइड के ये वाले, अगर ये और ये वाली साइड इक्वल होगी तो इसको भी सिंगल मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा अगर ये इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी भी साइड्स इक्वल होंगी, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी तो उसकी बराबर ही होगी। इक्वलेटर ट्रायंगल है ना BDE, ट्रायंगल BDE इज एन इक्वलेटर ट्रायंगल, इज एन इक्वलेटर ट्रायंगल, तो इसकी तो साइड्स बराबर ही होंगी ना, सही है। तो सबको सिंगल से मार्क कर देते हैं, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल, सही है। क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल आए तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ये 15 तो ये भी 15। अच्छा अब ये वाला ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला, इसको रब करते हैं BAE, ट्रायंगल BAE, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं BAE। इसमें भी तो ये दो साइड इक्वल दे रखी है। अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल, तो इसके अपोजिट x + 15 है तो इसके अपोजिट भी x + 15 होगा कि नहीं होगा, सही है। अब लगा दो सम 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC x + 15 + x + 15 + 45, ठीक है, +45 और इधर +30 = 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, सही है। और x + x कितना हो गया 2x, 15 + 15 कितना आ गया 30, 30 + 45 कितना आ गया 30 + 30 60, 60 + 45 कितना आ गया 105 = 180 डिग्री। सही है क्या, सही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ये पूरा x + 15 है तो ये भी x + 15 ही होगा क्योंकि ये दोनों साइड्स अब इक्वल आ चुकी है। तो ये x + 15, ये x + 15 2 और ये कितना आ जाएगा 15 + 50। अच्छा एक 60 रह गया है ना, दिस विल बी 60 ऑल्सो, दे विल बी 60 ऑल्सो। एक बार इस पे वापस से कर लेते हैं, एक बार सम वापस से कर लेते हैं, है ना। एंगल ABC पे एक सम कर लेते हैं फटाफट से वापस से, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो एंगल A किसके बराबर है x + 15 के, एंगल B किसके बराबर है x + 15 + 60 के, ठीक है। और इधर ये किसके बराबर आ गया 30 के, तो ये कितना आ गया 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, सही है। 15 + 15 कितना हो गया 30, 30 + 30 60, 60 + 60 इज 120, तो 2x + 120 = कितना आ जाएगा 180। तो 2x ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का तो 60 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू 30 आ गई। और हाँ यही तो हमें निकालना था, हमने BAD को क्या माना था x ही तो माना था और x की वैल्यू 30 आ गई, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आज की क्लास भी आपको क्लियर हुई होगी। तो आपको ज्योमेट्री में हिट एंड ट्रायल लगाते रहना है, कंस्ट्रक्शन करते रहना है। एक कंस्ट्रक्शन नहीं वर्क करे, मे बी हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो दूसरे क्वेश्चन में करें, मे बी इसमें ना करें, बट वी हैव टू ट्राई इट, राइट। तो गलत होगा कोई बात नहीं, दूसरा कंस्ट्रक्शन ट्राई करेंगे, वो गलत होगा कोई बात नहीं, तीसरा कंस्ट्रक्शन ट्राई करेंगे, एंड दैट विल हेल्प अस आउट ओवर हियर, राइट। सो आई होप आज की क्लास क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।